हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का बेटा अपना टॉपिक है एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखो इसके ऊपर अपने बेटा क्या करेंगे, पहले अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे सभी फॉर्मूलाज को। फिर अपने क्या करेंगे, इसके 7 PYQ आज नीट के अपने स्टडी करेंगे। ये देखो अपने इतने सारे PYQ इसके अंदर अपने को स्टडी करने हैं। तो इस टॉपिक को जब अपने पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको इन PYQ के अंदर जो भी कंसेप्ट होंगे सब अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। चलिए बच्चों करते हैं जल्दी से स्टार्ट, इसको टाइम को वेस्ट किए बिना साथ साथ नोट्स बना लेना अच्छे से प्रॉपर। देखो अब अपने बेटा इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसमें एक टॉपिक है जिसके शॉर्ट नोट्स आपको मैं बना के देता हूं। वो टॉपिक है बच्चों इम्पल्स। अपने टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? इम्पल्स। इम्पल्स क्या को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इम्पल्स बेटा क्या होता है, ये एनएलएम का एक टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक छोटा सा टॉपिक है इम्पल्स। और इम्पल्स बच्चों होता क्या है, सबसे पहले कोई आप बच्चों से ये पूछे कि इम्पल्स क्या होता है, तो आप बेटा उसको ये बताओगे कि इम्पल्स होता है फोर्स इंटू में टाइम। फोर्स इंटू में टाइम होता है। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, जैसे कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि हम किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाते हैं वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगाते हैं। जैसे बेटा हम गन से बुलेट, मान लो यानी बंदूक से गोली चलना, गन से बुलेट का चलना। तो देखो बेटा जब बुलेट चलती है ना, तो हम थोड़ी देर के लिए उसको एक बार फोर्स लगा देते हैं, ज्यादा फोर्स। उसके बाद बुलेट चलती रहती है, यानी उसके ऊपर लगातार फोर्स नहीं लगाया जाता। वो थोड़े से टाइम के लिए फोर्स, जब वो गन से निकलती है तो उसके बाद उस फोर्स का इफेक्ट से वो दूर तक चलती रहती है। तो ऐसे केस में जहां पर टाइम क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है, इंपल्स को ऐसे लिखा जाता है कई बार, डी आई इज इक्वल टू एफ इंटू में डी टी। क्योंकि यहाँ पे डी टी क्या है, स्मॉल टाइम होता है। तो स्मॉल टाइम का इंपल्स भी क्या होता है, स्मॉल होता है। लेकिन अगर ज्यादा इंपल्स हो मान लो, ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू में डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन डी आई तो बच्चों आई बन जाता है, तो आई क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन एफ इंटू में डी टी। तो हम इस इक्वेशन को कई बार ऐसे भी लिखते हैं इंपल्स को, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। लेकिन बच्चों इसके अंदर क्या होता है, अगर फोर्स इसमें कांस्टेंट हो, अगर हम ये कहें कि इसमें फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको बेटा पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। तब हम आई को ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटीग्रेशन डी टी। कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। और इंटीग्रेशन डी टी बेटा क्या होता है, टी होता है। तो इंपल्स का फॉर्मूला एफ इंटू टी भी बन जाता है। तो इंपल्स का फॉर्मूला डी आई इज इक्वल टू एफ डी टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं एज पर कंडीशन, और इसको आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यही सब कुछ तो हमें न्यूमेरिकल्स में देखना है अभी। और अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट हो तो हम इसे आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से जल्दी से इसकी यूनिट तो सभी बच्चे बता दीजिए। इसकी यूनिट बेटा क्या हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये फोर्स इंटू टाइम है तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड होती है। लेकिन बच्चों जो न्यूटन होता है वो होता है, फोर्स क्या होता है बताओ, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास का किलोग्राम और एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको न्यूटन को अगर ऐसे लिख दें, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में सेकंड, तो सेकंड से उसकी पावर कट जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ये बेटा जो यूनिट है ना, ये लाइक मोमेंटम होती है, लाइक पी। पी का मतलब होता है मोमेंटम, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि मास का किलोग्राम हो गया और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ से एक बात उठती है कि इंपल्स की यूनिट क्या होती है। ये बेटा या तो न्यूटन इंटू सेकंड से लिखते हैं इसको, लेकिन कई बार हम इसे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं, यानी कि मोमेंटम के सेम होती है इसकी यूनिट। सेकंड बात, इसको बेटा पॉइंट देते हैं नंबर वन। ये पॉइंट आपने सीख लिया, इसमें यूनिट वगैरह आ गई। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि ना बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि एफ की वैल्यू तो एम ए है, तो एफ को अगर मैं एम ए लिख दूं, एम ए इंटू में डी टी, ऐसे हो जाएगी इक्वेशन। अब बच्चों एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, एक्सीलरेशन होता है डी अपॉन में डी टी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी वी बाई डी टी इंटू में डी टी। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई किसके इक्वल बन जाएगा बताओ, एम तो कांस्टेंट होता है तो एम को बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन डीवी। तो आई हो गया एम इंटीग्रेशन डीवी। तो हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो आई इज इक्वल टू, मान लो बच्चों कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है डीवी, वो v1 से v2 तक हो रहा है। तो हम इसके इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो, एम v2 माइनस v1 से इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखो एम v2 माइनस एम v1। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं p2 माइनस p1, ठीक है, या हम इसको
डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पल्स बेटा किसके इक्वल हो गया, डेल्टा पी, मतलब इम्पल्स हो गया चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो गया। तभी तो इसकी यूनिट भी बेटा क्या है, मोमेंटम के सिमिलर होती है, लाइक पी, पी का मतलब होता है मोमेंटम। तो इसे हम बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी यहाँ पे हो जाता है। एक बात बेटा मैं आपको और बताऊंगा ग्राफ की बात, कि कोई भी अगर ग्राफ होता है, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो, कोई भी, उसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो होती है उसकी स्लोप और एक होता है उसका एरिया, ठीक है। स्लोप जो होती है आपको पता है बेटा, हम इसे टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेन थीटा होता है वाई बाई एक्स होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस समझ लो, वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। और एरिया जो होता है ना बेटा किसी भी ग्राफ का, वो वाई इंटू एक्स होता है, आप इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ लाइक मान सकते हो। तो याद करने की ट्रिक है कि ग्राफ में या तो स्लोप पूछी जाएगी या आपसे ग्राफ का एरिया पूछा जाएगा। और अगर बेटा हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें इसका, किसका, फोर्स और टाइम के बीच, पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करें, तो आप ये बताओ मेरे को कि इस ग्राफ का जो एरिया होगा, ठीक है, इस ग्राफ का जो एरिया होगा, क्योंकि एरिया होता है वाई इंटू एक्स, अब वाई एक्सिस पे कौन आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है, इंटू में अब एक्स एक्सिस पे कौन आ गया, एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया, तो फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा, और फोर्स इंटू टाइम तो बच्चों किसका फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया फोर्स इंटू टाइम है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इम्पल्स के। इसका मतलब रिजल्ट क्या बना कि जो इम्पल्स होता है उसको अगर ग्राफ से फाइंड करना चाहें तो वो क्या होता है, एरिया अंडर एफ टी कर्व, ठीक है, या एफ टी ग्राफ का एरिया होता है, ठीक है बेटा। तो अब शॉर्टकट में मैं बात करूं तो इम्पल्स बच्चों किसके इक्वल था, अगर मैं फिर से एक बार इस पूरी बात को रिवाइज कर दूं, तो इम्पल्स को ना बेटा या तो हम इंटीग्रेशन एफ डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या बेटा हम इम्पल्स को फोर्स इंटू टाइम कहते हैं। ये तब लिखते हैं, इंटीग्रेशन तब करते हैं जब फोर्स वेरिएबल होता है, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो उसे बाहर लेके, कांस्टेंट को बाहर लेके आई को एफ इंटू टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वगैरह इसकी आप बना ही लोगे। और थर्ड बात यह है कि इम्पल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी से, ठीक है। तो इसमें कितनी बातें होंगी, 1 2 3, और फोर्थ बात होगी ये कि इम्पल्स होता है एरिया अंडर कर्व एफ टी, एरिया अंडर एफ टी कर्व होता है, ठीक है बच्चों। चार बातें आपको बस इम्पल्स के बारे में याद रखनी है, ये आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे साथ में। चलिए बच्चों अब अपने देखते हैं कि नीट में इसमें कितने क्वेश्चन, क्या क्या बातें इसमें पूछी गई हैं। देखो तो हम अब 7 PYQ स्टडी करने वाले हैं। देखो नंबर वन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा पूछा गया था कि एक पार्टिकल है, उसका मास m है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से चल रहा है। इट इज गिवन एन इंपल्स सच दैट वेलोसिटी बिकम्स v2। तो इंपल्स किसके इक्वल होगा बेटा, देखो आपको फॉर्मूला ही पता लग रहा है, इंपल्स क्या हो जाएगा, m v2 माइनस v1, ठीक है, क्योंकि आपने अभी देखा ही है कि इंपल्स बेटा क्या होता है, m v2 माइनस v1 होता है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो डेल्टा p क्या होता है, p2 माइनस p1 इज इक्वल टू m v2 माइनस v1, m कॉमन आ जाएगा, m v2 माइनस m v1 या m v2 माइनस v1। तो बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, तो आप डायरेक्ट इसको देख के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब करते हैं सेकंड नंबर, जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो सेकंड नंबर बेटा, ये आपका नीट 25 का क्वेश्चन है। देखो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये क्या कह रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, ये आपके पास एक बॉल है, इसका मास बच्चों कितना है, इसका 0.5 kg है। ये ऊपर से ड्रॉप की जाती है और नीचे ग्राउंड पे आती है ये, और कितनी हाइट से आती है, 40 मीटर हाइट से ये आती है ग्राउंड पर। तो इसकी हाइट कितनी है, जहाँ से ये आती है 40 मीटर है। लेकिन जब ये बाउंस लेती है तो ये 10 मीटर बाउंस लेती है। तो यहाँ से ये बाउंस कितना लेती है, 10 मीटर, क्योंकि ये कोलिजन जो है इसकी ग्राउंड के साथ, उसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है, इन इलास्टिक टाइप की कोलिजन है। ये एक अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है कि एनर्जी कम हो गई है, स्लो हो गई है, तब बॉल स्लो हो गई है, तभी तो ये इसकी हाइट कम गई है बाद में, ठीक है। पर हमें तो क्या बताना है यहाँ पे, हमें तो बच्चों क्या बताना है, इम्पल्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होता है, इम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको तो पता है बेटा कि इम्पल्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा पी के, चेंज इन मोमेंटम, या हम इसको क्या कहेंगे, एम वी टू माइनस v1 कहेंगे। तो हमें इसके लिए बेटा क्या चाहिए होंगे, m तो आपको पता है, हमको क्या चाहिए होंगे, v2 और v1। तो पहले जब ये ऊपर से नीचे आई तो ये ग्राउंड के साथ जो टकराई, कितने वेलोसिटी से टकराई, v1 से, और जब यहाँ से टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन जो ये बाउंस ले गई, मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो बच्चों v1 का और v2 का फॉर्मूला, v1 क्या होगा बताओ, √2gh1, ये फॉर्मूला बेटा हमको पता ही है, ठीक है, कि ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया गया ना, क्योंकि हम जानते हैं v² होता है u² प्लस 2gh, ड्रॉप किया जाए तो u तो जीरो हो जाएगा, तो v² कितना आ जाएगा 2gh, तो v कितना आ जाएगा √2gh। तो किसी हाइट से जब बॉल आती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है नीचे आने पे, √2gh1। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10, ठीक है, और हाइट कितनी है 40 है, ठीक है। इसको जब आप बेटा सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा।
अब आगे बात V2 की। V2 बेटा क्योंकि यहाँ पे बॉल टर्न ले गई है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो ये माइनस का होगा √2gh2, ठीक है। √2gh है फॉर्मूला तो, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, आफ्टर कोलिजन ये बाउंस ले गई है बैक साइड में, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस। ये बेटा एक कंसेप्ट है इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस √2 × 10 × 10। जब इसको बेटा सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। तो इम्पल्स बच्चों क्या हो जाएगा, मास रख दो 0.5 kg, यहाँ V2 कितना है 14 माइनस, ठीक है, माइनस भी है साथ में, तो साइन का बेटा ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। साइन गलत हो गया तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो ये नीट 25 का क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चों ने साइन की मिस्टेक भी की थी, तो ये बेटा माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। साइन मैं आपको अलग कलर में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये -14 हो गया, और V1 कितना था, यहाँ माइनस का साइन है, और V1 कितना है 28 है। तो इम्पल्स क्या आ जाएगा बच्चों 0.5 इंटू में -42, ठीक है। 0.5 को ये कटेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, तो 5/10 हाफ होता है, तो आई कितना आ जाएगा -21 न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसमें बेटा माइनस का साइन ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है बॉल की, कोलिजन के बाद, ग्राउंड से टक्कर के बाद डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, ये डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, तो हम इसका आंसर क्या देंगे 21 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये बेटा आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका कंसेप्ट क्या था कि मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मतलब इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। फिर से बोलो, इंपल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के, क्योंकि हमको पूछा क्या गया था बेटा, इंपल्स पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी इंपल्स पूछा गया था, उसका फॉर्मूला पूछा गया था, I इज इक्वल टू mv2 माइनस v1। ये हमने थ्योरी में सीख ही लिया है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बॉल आती है ऊपर से, इसका मास कितना है 0.15 किलोग्राम है। इसका मास कितना है बच्चों 0.15 किलोग्राम है, ठीक है। अब तो बच्चे समझ गए हैं क्या करना है, बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है 10 मीटर हाइट से। कितनी हाइट से बच्चों बॉल आती है, 10 मीटर हाइट से आती है, फिर वो रिबाउंड होती है सेम हाइट तक। यहाँ पे देखो बेटा, इसमें क्या डिफरेंस है कि वो ऊपर भी सेम हाइट तक जाती है, 10 मीटर तक ही वापस जाती है। इसका मतलब कोलिजन का टाइप कैसे हो, वैसे पूछ रहा हूँ, अपने कोलिजन का टॉपिक तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपने इंपल्स पढ़ रहे हैं। हालांकि कोलिजन वाला भी अपने पढ़ाएंगे आपको, उसके ऊपर भी बहुत अच्छे PYQ हैं, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वाले में। अब मुझे ये बताओ कि अगर वो सेम हाइट तक गई है, इसका मतलब बेटा एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा, यानी जितनी एनर्जी से आई उतनी एनर्जी से वापस गई है। ऐसी कोलिजन को, अर्थ के साथ ऐसी कोलिजन को हम नेक्स्ट चैप्टर में बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोलिजन की कोई बात नहीं है, पर एक बात बेटा देखो, यहाँ आने की वेलोसिटी क्या थी V1 और जाने की वेलोसिटी क्या थी V2। तो अब बच्चों V1 V2 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा √2gh, ठीक है। √2g कितना है 10, और h भी कितना है 10, तो V1 बच्चों कितना हो जाएगा 10√2, ठीक है। और V2 भी उतना ही रहेगा बेटा, लेकिन वो -10√2, क्योंकि हाइट तो सेम ही है ना, तो V2 की वैल्यू भी √2gh, h यहाँ भी 10 मीटर रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में तो अलग अलग थी हाइट, यहाँ सेम हाइट है, तो अभी मेथड तो वही रहेगा बेटा, ठीक है। माइनस आएगा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 10√2, तभी वो सेम हाइट तक जाएगी। फिर हमें क्या पूछा गया है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स पूछा गया है। तो अब तो बच्चे समझ गए हैं, इम्पल्स होता है mv2 माइनस v1 होता है। तो m कितना है बच्चों 0.15 किलोग्राम, ठीक है। v2 कितना है -10√2, ओके, माइनस V1 कितना है 10√2, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा बेटा 0.15 इंटू में -10√2 -10√2 दोनों जुड़ के हो जाएंगे, यानी डबल हो जाएगा, -2 इंटू 10√2, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 5 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 3√2, 3√2। आंसर कौन सा आएगा, 3 इंटू √2 कितना होता है 1.414 होता है, ठीक है। 1.4 समझ लो, तो 1.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 4.2 न्यूटन इंटू सेकेंड, या हम इसको क्या बोलते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड बोलते हैं। इंपल्स की यूनिट आपने सीख ही ली है। तो बेटा देखो दोनों क्वेश्चन सेम थे, जो डिफरेंस था उसमें कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, हाइट वो कम जाता था बाउंस के बाद, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस कंसेप्ट लगाना है अपना, ठीक है। वो कोलिजन चाहे कैसी भी हो, इंपल्स का कंसेप्ट दोनों केस में सेम रहता है, ये चीज हमें ये बताता है क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा इसको अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं, समझ आ गया बेटा सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों फिर से करीब करीब कंसेप्ट देखो वैसा ही है, क्योंकि ये एक ही कंसेप्ट के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन बदल बदल के पूछा गया है। देखो इसमें एक स्टोन को बेटा ड्रॉप करते हैं h हाइट से, ऊपर से बच्चों एक स्टोन आता है, वो h हाइट से आता है, ठीक है, और वो नीचे आके ग्राउंड को हिट करता है, और उसका मोमेंटम कितना है p है, उसका मोमेंटम कितना है बच्चों p है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ कि हाइट को एक बार h बनाता हूँ यहाँ से,
ठीक है, ये हाइट को मैंने बनाया है यहाँ से, और ये h हाइट से आता है, और इसका नीचे आने पे मोमेंटम कितना है, p है। नेक्स्ट बार ये कहता है कि हाइट को 100% ज्यादा कर दिया जाए, 100% मोर देन प्रीवियस हाइट, तो अब मोमेंटम में कितने परसेंट चेंज होगा। 100% ज्यादा का मतलब बेटा डबल हो गया। ठीक है, देखो यानी कि h के बजाय अब वो टोन कहाँ से आता है, 2h से आता है। ठीक है, 2h हाइट से। तो अब मोमेंटम ये p1 है, ये मोमेंटम क्या है, p2 है। तो जब ग्राउंड को हिट करते हैं तो उसका मोमेंटम दोनों केस में जो है उसको कंपेयर करना है और बताना है कि सेकंड केस में मोमेंटम कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है, कितने परसेंट उसमें चेंज हुआ है, ये बेटा हमको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, मोमेंटम क्या होता है बताओ, m इंटू वी होता है। और ठीक है, तो P1 का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, क्या, m इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2g h हो जाएगी। और P2 का जो फॉर्मूला लगेगा उसमें बेटा क्या होगा, m इंटू में √2g, वहां h नहीं आएगा बेटा, h की जगह पे क्या आएगा, 2h, h की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 2h। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि पहली बार हाइट h थी, फिर हाइट 100% ज्यादा है, मोर देन 100% है। ठीक है, हाइट पहले वाली हाइट का, तो इसका मतलब हाइट 2h होगी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला √2gh लगता है, तो उसमें सेकंड बार h नहीं, वहां कितना लेंगे बेटा अपने, 2h लेंगे। अब मैंने ये 2 अलग कलर में इसलिए रखा है क्योंकि देखो m√2gh यानी कि P2 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, √2 इंटू में P1। ठीक है, √2 इंटू में, या P1 को मैं P से लिखता हूँ, तो इसको P2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, √2p। यानी कि पहले वाला p है तो ये इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, 2, रेड कलर वाला एक्स्ट्रा आ गया, √2, तो √2 इंटू पी। तो बच्चों चेंज कितना हुआ यहाँ पे, चेंज डेल्टा पी कितना होगा बताओ, P2 माइनस P1। चेंज कितना हो जाएगा बताओ, P2 माइनस P1 हो जाएगा। और P2 कितना है बताओ, √2p माइनस p, तो चेंज कितना हो जाएगा, p कॉमन आ जाएगा, √2 माइनस 1। या इसको परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी कर देते हैं। √2 को क्या बोलते हैं, 1.414 माइनस 1, यानी कितना आ गया, 0.414p। ये बच्चों चेंज आ गया। अगर मोमेंटम में चेंज पूछता ना, ठीक है, तो उसका आंसर ये होता 0.414p, लेकिन इसने परसेंटेज में दिए हैं बेटा। तो परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है बच्चों, 100 में से। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। देखो P में से चेंज कितना हुआ, डेल्टा P, यानी कि पहले वाला मोमेंटम P है, तो इसमें सेकंड टाइम जो बड़ा मोमेंटम जो भी ज्यादा हाइट से आए, तो चेंज कितना मिला आपको, डेल्टा P। तो 1 के ऊपर कितना चेंज मिलता, डेल्टा P बाई P। तो 100 के ऊपर बच्चों कितना चेंज मिलेगा, इनटू में 100, इसे बोलते हैं परसेंट चेंज। ठीक है, तो बच्चों परसेंट चेंज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, परसेंट चेंज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी इंटू में 100%। ठीक है, तो डेल्टा पी कितना है बताओ, 0.414p डिवाइड बाई p इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा आंसर, 41.4%। मतलब नियर अबाउट क्या हो जाएगा, 41%। तो देखो बेटा, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें आपने क्या देखा, एक तो परसेंटेज फाइंड करना सीखा। परसेंटेज का मतलब क्रैम मत करो, कई बच्चों ने क्रैम कर रखा है, परसेंटेज का मतलब डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ऐसे नहीं। परसेंटेज का मतलब 100 में से, तो p में से इतना, 1 में से इतना, 100 में से इतना, बाद में भले क्रैम कर सकते हो, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ बेटा देखो ऊपर से बॉल आई थी h हाइट से, नेक्स्ट बार कितनी हाइट से आई, 100% ज्यादा, मीन 2h से आई। ठीक है, तो दोनों के अपने मोमेंटम फाइंड किए और उनका चेंज फाइंड किया, और चेंज को फिर परसेंटेज में हमने कन्वर्ट किया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें एक बॉडी है बेटा, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है आपको। फोर्स कितना दे रखा है, F वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, और आपको इसका एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको बताना क्या है बच्चों, मास आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट PYQ है, बहुत ईजी है ये। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास हो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। ठीक है, पर आपको जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है, फोर्स आपको कैसे दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में। तो हम इसे क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, fx² प्लस fy² प्लस fz² इन रूट। तो f का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना हो जाएगा, 36 प्लस 8 का कितना हो जाएगा, 64, माइनस है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर तो प्लस ही होगा, प्लस 100, कितना आ जाएगा बच्चों बताओ ये, 200। मीन मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 10√2 न्यूटन। अब पूछा क्या गया है, देखो आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे, मास। तो मास क्या होता है बच्चों, F अपॉन ए। F कितना है, 10√2, एक्सीलरेशन कितना है 1, तो मास कितना आ जाएगा, 10√2 किलोग्राम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, इसको भी ये समझ में आ गया, ये सिंपल है, नोट कर लो इसको। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
ठीक है, टोटल 7 है बेटा पी वाई क्यू इसमें, इस अपनी आज की सीरीज के अंदर। 6 नंबर देखिए। तो इंपल्स के ऊपर आपने बेटा सब कुछ सीख लिया, लेकिन ग्राफ सीखना बाकी था अभी। तो देखो आपको मैंने अभी समझाया था कि इंपल्स क्या होता है, आपको शॉर्ट नोट्स में बताया था, एरिया अंडर एफ टी कर्व। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, एफ और टी में कर्व है, फोर्स में और टाइम में, ये आपको दिया हुआ है। तो जैसे ही ऐसा आएगा तो आपको अगर नोट्स अच्छे से याद हैं तो आपकी आंखें चमक जाएंगी, तुरंत पता लग जाएगा कि हमें बेटा क्या इसमें निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन बच्चों चेंज इन मोमेंटम तो इंपल्स ही होता है ना, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, मतलब हमें इंपल्स ही तो फाइंड करना है यहाँ पे। तो इंपल्स बेटा किसके इक्वल होता है बताओ, एरिया के। और इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम का चेंज है, मोमेंटम वेक्टर है, तो इंपल्स भी बेटा वेक्टर है, तो वेक्टर में विद साइन लेते हैं। ठीक है, एरिया को, तो एरिया माइनस वाला है तो यहाँ माइनस में लेंगे, और प्लस वाला है तो प्लस में लेंगे। एरिया का रूल आपने काइनेमेटिक्स में सीखा ही था। ठीक है, जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कर्व बनाते थे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, तो ग्राफ में माइनस था तो माइनस लेते थे। तो यहाँ पे आपको बेटा उसी तरह से इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है जो इंपल्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पहले ट्रायंगल आ रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है 0 से 2, मतलब कितना हो गया 2। हाइट कितनी है 0 से 6, यानी कितनी होगी 6। ठीक है, फिर ये एरिया बेटा माइनस में है, और ये है क्या, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 2 से 4, कितनी होगी 2, और ये कितनी होगी 3, 0 से -3 मतलब माइनस में होगी 3, तो 3 इंटू 2 हो गया। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3/2, 3 इंटू 2 का ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एरिया प्लस में है, ऊपर है, फिर ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा 4 से 8 गया ना, तो 4 हो गई है, 4 to 8। और यहाँ कैसे गया है 0 से 3 तक, तो कितनी हो गई है 3 हो गई है। तो इसका मतलब इंपल्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो बेटा 6 - 6 + 12, तो 6 6 कट जाएंगे, तो इंपल्स क्या हो जाएगा 12 न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आप बच्चों ग्राफ को देखकर भी इंपल्स निकालना आज सभी बच्चों ने सीख लिया है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो इसके ऊपर था, ये इंपल्स का तो नहीं है बेटा, पर एनएलएम का, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है एक, जो अपना नीट में आया था। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है, मतलब फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स को कौन सा लॉ बताता है, तो इसका आंसर है बेटा फर्स्ट लॉ। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे, मैं आपको बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता हूं, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी, मूव करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो नेट फोर्स का बेटा मीनिंग कैसे क्लियर होगा, देखो सुनो बात। मान लो बेटा एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन का, और आपने बच्चों क्या किया कि दूसरा फोर्स लगाया जो अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स बेटा कितना हो गया 0 हो गया ना। ओके, लेकिन क्या ये जो 5 न्यूटन है ब्लू कलर वाला, इसमें कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, नेट फोर्स चेंज होता है। मतलब जो सेकंड फोर्स लगा रेड कलर वाला या लेफ्ट साइड में लगा, क्या उसने राइट साइड वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड में या डायरेक्ट कोई चेंज किया, नहीं। तो फोर्स बेटा एक फोर्स इंडिपेंडेंट होता है दूसरे फोर्स से, ठीक है, इसे बोलते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। मतलब अगर कोई दूसरा फोर्स लगेगा ना तो पहले वालों को चेंज नहीं करेगा, नेट को वो चेंज करता है, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स, फोर्सेस का इंडिपेंडेंसी में लगना, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर। और एग्जाम्पल देखो, मान लो बच्चों इसके ऊपर जैसे पहले की तरह ये 5 न्यूटन लग रहा था राइट साइड में, और मैंने बेटा क्या किया इधर को 5 और लगा दिया, तो नेट फोर्स बच्चों कितना हो गया, सेम डायरेक्शन में लगे तो ऐड हो गया ना 10 न्यूटन। लेकिन क्या ये जो बाद में 5 आया उसने पहले वाले को चेंज किया, नहीं बेटा, इसने इंडिविजुअल अपना एक अलग फोर्स एक्सर्ट हुआ जिससे नेट फोर्स चेंज हो गया। तो एक जो फोर्स होता है वो दूसरे फोर्स से इंडिपेंडेंट रहता है, इसे बोलते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ये बेटा फोर्स की डेफिनेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को बताता है कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जबकि सेकंड लॉ जो होता है ना बेटा, वो तो फोर्स का फॉर्मूला बताता है। सेकंड लॉ तो ये होता है F = dp/dt या F = ma। तो फोर्स की नेचर को बताने वाला कौन सा लॉ होता है, फर्स्ट लॉ। ये बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखें। तो इस तरह से बेटा आपने 7 PYQ सीखे। तो इसको सीखने के बाद आप इसमें अब अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हैं बेटा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट।